हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है दलाई लामा एंड तिब्बत पॉलिसी। आज के सेशन में समझेंगे हम लोग ओवरऑल ये दलाई लामा का टाइटल और दलाई लामा एज अ पर्सन क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए। इंडिया ने जो दलाई लामा को शरण दिया हुआ है प्रेजेंट में धर्मशाला के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की तिब्बतन पॉलिसी क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है तिब्बत को लेकर के। और साथ ही साथ समझेंगे हम लोग कि 14 दलाई लामा के बाद 15th दलाई लामा का इलेक्शन किस तरीके से, किस प्रोसेस से होगा, किस तरीके से दलाई लामा यहाँ पे चुने जाते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस सेशन को। और आज ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली में जो करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो आप स्क्रीन पे ये इमेज देख सकते हैं। इस तरफ ये दलाई लामा है और इधर ये है अपने इंडियन सोल्जर जिनका नाम है नरेन चंद्र दास। तो लास्ट मंडे इनकी डेथ हो गई थी। ये बिलोंग करते हैं असम से और एक समय पर ये असम राइफल्स में सर्व करते थे। असम राइफल इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां पे उस समय पे ये सर्व कर रहे थे 1959 के दौरान, जब उस समय पर इनकी एज मात्र 22 ईयर्स थी। तो 1959 के दौरान चाइना जो है वो लार्ज स्केल वायलेंस में इन्वॉल्व था तिब्बत वाले रीजन में, जहां पे उसके द्वारा फोर्सफुली काफी सारे जो बुद्धिस्ट हैं उनका प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था तिब्बत को जबरदस्ती एनेक्स करने के लिए यहाँ पर। और उसी कंटेक्स्ट में जो बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनके जो लीडर थे दलाई लामा, उनको यहाँ पे चाइना छोड़ करके भागना पड़ा था। तो जब वो चाइना को एस्केप कर रहे थे तो उस एस्केप करने के प्रोसेस में चाइनीज ट्रूप से बचा करके इनको भारत में लेकर के आने का काम जिस सोल्जर ने यहाँ पे किया था, वो यही सोल्जर आप इन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्हीं का नाम है नरेन चंद्र दास। तो इन्हीं की मदद से दलाई लामा एस्केप करने में इनकी हेल्प करी थी इन्होंने, और ये एस्केप करके सबसे पहले इनको इंडिया लेकर के आए थे। और फिर उसकी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इनको शरण दी गई थी। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद ये धर्मशाला में शिफ्ट हो गए और तब से लेकर के अब तक ये धर्मशाला में ही रह रहे हैं। और तब से लेकर के अब तक प्रेजेंट डे तक ये तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट धर्मशाला में रह करके ही कंटिन्यूसली चला रहे हैं। तो इस वजह से ये जो न्यूज है दलाई लामा के कॉन्टेक्स्ट में, ये रिसेंटली में करंट अफेयर में है और इस वजह से हम इस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि क्या है ये दलाई लामा का टाइटल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए, इंडिया क्या यहाँ पर उम्मीद रखता है दलाई लामा से, इंडिया की पॉलिसी किस तरीके से है दलाई लामा को लेकर के, चाइना इस बात से कितना नाराज रहता है। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में चलिए चीजों को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो दलाई लामा है वो दलाई लामा सबसे पहली बात एक टाइटल है, ठीक है। और जो प्रेजेंट के दलाई लामा है वो बिलोंग करते हैं गेलुक्पा ट्रेडिशन से। गेलुक्पा ट्रेडिशन आपकी तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन मानी जाती है और इस ट्रेडिशन के लार्जेस्ट फॉलोअर्स हैं तिब्बत के अंदर। तो इसी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो प्रेजेंट दलाई लामा है वो इसी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो, दलाई लामा एक टाइटल है, दलाई लामा एक टाइटल है और दलाई लामा उस व्यक्ति को ये टाइटल दिया जाता है इस ट्रेडिशन के हिसाब से जिसको अवलोकितेश्वर माना जाता है। अवलोकितेश्वर का मतलब क्या है, इसमें यह समझा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बुद्ध ने री इनकारनेशन किया है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए उसने उसने उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म बुद्ध के रूप में हुआ है इस दुनिया में, और वो बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए पूरी ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए उसका जन्म हुआ है। ऐसे ऐसे जन्म लिए गए व्यक्ति को अवलोकितेश्वर यहाँ पे कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति में भी ये क्वालिटीज देखी जाती हैं उस व्यक्ति को ये टाइटल कन्फर किया जाता है, दलाई लामा का टाइटल। और फिर उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो मानवता के रास्ते पर चल करके सभी का कल्याण करे, सोसाइटी का कल्याण करे, और इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसे लीडर चुन लिया जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। तो दलाई लामा वाकई में एक टाइटल है और प्रेजेंट में अब तक इस ट्रेडिशन के हिसाब से तिब्बतन बुद्धिज्म की हिस्ट्री में 14 दलाई लामास जो हैं उनको इलेक्ट किया जा चुका है। तो जो अभी प्रेजेंट में दलाई लामा धर्मशाला के अंदर रह रहे हैं ये आपके 14th दलाई लामा ही है अभी। और इनका जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम है टेंजिन ग्यात्सो, राइट। और दलाई लामा इनका टाइटल है। अब बैकग्राउंड में अगर स्टोरी को समझे हम लोग तो ये बात है 1950s की। 1950s के समय पर चाइना एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा था।
और इस एग्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत चाइना की उस पॉलिसी को उस समय पे कहते थे 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी। ठीक है, तो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी क्या है यहाँ पर, उसको समझते हैं जरा सा। सो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत एक चाइनीज फॉरेन पॉलिसी है, जो पॉलिसी यहाँ पर दी गई थी माओ जेडोंग के द्वारा। और उस इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो तिब्बत को अपना राइट हैंड मानते थे, और यहाँ पर वो मानते थे कि तिब्बत जो है, वो तिब्बत के साथ साथ लद्दाख वाला रीजन, नेपाल वाला रीजन, सिक्किम वाला रीजन, देन फिर भूटान वाला रीजन, और अपने इंडिया का मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि है अरुणाचल वाला रीजन, इन ये सभी रीजन चाइना के फिंगर्स की तरह है, और ये इन सभी रीजन को लिबरेट कराना चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और तिब्बत जो है वो एक पाम की तरह सर्व कर रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल इसको मेनलैंड चाइना से इंटीग्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना की लीडरशिप की है, ऐसा चाइना बिलीव करता था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना 1950s में बहुत एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा था, और तिब्बत में वो तिब्बत से स्टार्ट करते हुए वो तिब्बत में अपने इस मुहिम को स्टार्ट कर रहा था। और तिब्बत में इस वजह से जब चाइना अपनी कंट्रोल बढ़ा रहा था, मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे लार्ज स्केल पे डिप्लॉय किया जा रहा था, तो उस समय पर जो तिब्बत के बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस एक्शन के खिलाफ रोड्स पे उतर गए थे, और उन्होंने आर्मी के खिलाफ बगावत करना चालू कर दी थी। तो उसी के बाद यहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन चालू कर दिया गया चाइनीज रिपब्लिक आर्मी के द्वारा, और उसी प्रोसेस में दलाई लामा को इंडिया भाग करके आना पड़ा 1959 में अपने काफी सारे फॉलोअर्स के साथ, जहां पर उनका वेलकम किया गया अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उन्होंने ही परमिशन दी कि वो धर्मशाला में रह करके इस अन्याय के खिलाफ तिब्बत का एक एग्जाइल गवर्नमेंट बना सके, ताकि तिब्बत को लीडरशिप मिल सके, ताकि वो चाइना के इस एट्रोसिटीज के अगेंस्ट अपने आप को लिबरेट करा पाए। बाद में यही एक्शन जो है वो एक मेजर फैक्टर बनता है इंडिया और चाइना रिलेशन में रिफ्ट प्रमोट करने में, जहां पे चाइना ने ये कहा कि इंडिया जो है वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को बढ़ावा दे रहा है, वो चाइना की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो चाइना की सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। इस तरीके से दलाई लामा को शरण दे करके उसने कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करी चाइना ने कि इनको हमें लौटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने इसको नहीं माना, और यहाँ पर तब से लेकर के अब तक एग्जाइल गवर्नमेंट चल रही है तिब्बत की, धर्मशाला में रह करके, जिसके लीडर दलाई लामा है। और इस तरीके से चाइना और इंडिया के रिलेशन में दलाई लामा का होना एक इंपॉर्टेंट रिफ्ट बन जाता है। अब दलाई लामा चूज कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लो जो प्रेजेंट में दलाई लामा है, अगर इनकी डेथ होती है तो वो उनको कैसे चूज किया जाएगा। तो ऐसे में बुद्धिस्ट लोगों की जो बिलीफ है वो बिलीफ है प्रिंसिपल ऑफ री इंकारनेशन में। उनका मानना है कि जो दलाई लामा है वो दलाई लामा बस एक उनकी एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बुद्ध की क्वालिटीज जब रीबॉर्न हुई है बुद्ध के रूप में ही, तो उस व्यक्ति को ही हम लोग दलाई लामा चुनेंगे। अब कैसे चुना जाएगा, तो जैसे जो अभी दलाई लामाज हैं या बाकी के जो हाई लामाज हैं गलगोपा ट्रेडिशन के अंदर, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अगले दलाई लामा को ढूंढने का काम करें जैसे ही प्रेजेंट दलाई लामा की डेथ हो जाए, राइट। और अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बाद पब्लिक सेरेमनी को फॉलो करते हुए यहाँ पर ऑफिशियल और मॉन्क्स की मदद से उनके बीच में उस कैंडिडेट्स में बेटर जो कैंडिडेट होगा उसका इलेक्शन किया जाएगा, और इस तरीके से दलाई लामा को चुना जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक बार जब दलाई लामा को आइडेंटिफाई कर लिया गया, तो फिर जो कैंडिडेट है उनकी जो फैमिली है उनको लासा या फिर धर्मशाला में ले जाया जाएगा, जहां पर उनको बचपन से ही बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, स्पिरिचुअल लीडरशिप की क्वालिटी लामास के द्वारा उनके अंदर डेवलप कराई जाएगी, और ये प्रोसेस काफी सारा टाइम लेगा। जैसे कि 14th दलाई लामा को ढूंढने में ही 4 साल लग गए थे। तो अभी प्रेजेंट में जो सर्च है ये जनरली तिब्बत के रीजन के अंदर रह करके करी जाती है, पर प्रेजेंट में तिब्बत के अंदर रह करके ये प्रोसेस पूरी की नहीं जा सकती चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस के कारण। तो इस वजह से दलाई लामा कह रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि उनका दोबारा जन्म होगा, या फिर अगर जन्म होगा भी तो ये डेफिनेटली चाइनीज रूल कंट्री के अंदर तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगला जो दलाई लामा है वो इंडिया में जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं उनमें से किसी को पिक किया जाए। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट हो सकता है कि अगर इसके बाद अगले दलाई लामा भी आए तो उस पर चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखो, कई 100 सालों तक तिब्बत इंडिया का एक्चुअल नेबर था,
ठीक है, क्योंकि इंडिया की अच्छी खासी बाउंड्री चाइना से जो लगती है उसका मैक्सिमम पार्ट तिब्बत से ही लगता है। अराउंड ये बाउंड्री की जो लेंथ है वो 3500 किलोमीटर के आसपास है, राइट। और 1914 में तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइनीज के साथ मिलकर के एक कन्वेंशन साइन किया था, जिसमें सिमला, जिसको सिमला कन्वेंशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाउंड्रीज डिसाइड की गई थी। लेकिन 1950 में चाइना ने इस पुराने सभी एग्रीमेंट कन्वेंशन को वायलेट किया और इसने फुल एक्सेशन कर लिया तिब्बत का अपने अंदर, ठीक है। इसने मैकमोहन लाइन को भी यहाँ पे मानने से मना कर दिया। तो इस वजह से चाइना और इंडिया के बीच में जब ये लाइन नहीं माना गया तो उसके बाद डिस्प्यूट होना चालू हो गए, ठीक है। 1954 में फिर इसके बाद इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए पंडित नेहरू ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन करी, जहां पे उन्होंने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया इस एनेक्सेशन के बाद। लेकिन तिब्बत को चाइना का पार्ट मानने के बाद उसके बदले हम लोगों ने उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं करी कि जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में कोई फ्यूचर में क्लेम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई निगोशिएशन कर सकते थे उस समय पर हमने ये मिस्टेक कर दी और हमने वन साइडेड यहाँ पे एग्रीमेंट कर ली कि ठीक है हम का पार्ट आपको तिब्बत का पार्ट चाइना को मानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद तिब्बत में जैसे जैसे वायलेंस बढ़ा, दलाई लामा इंडिया आए और दलाई लामा इंडिया आकर के फिर उनको शरण दे दी इंडिया ने। और इस शरण के पीछे जो सोच थी, एक सोच तो ये भी थी कि तिब्बत में जो भी कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और मेनली इंडिया का जो तिब्बत पॉलिसी में ये शिफ्ट आया दलाई लामा को शरण देने के लिए, वो एक तरीके से चाइना का एग्रेशन जिस तरीके से बॉर्डर के अराउंड बढ़ रहा था उस समय पर, उसको बैलेंस करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टैंड दिखाया गया। तब से लेकर के अब तक तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट इंडिया में ही चल रही है और इंडिया एक तरीके से चाइना के एग्रेशन को बैलेंस करने के लिए अराउंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अराउंड मैकमोहन लाइन, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो तिब्बत एग्जाइल गवर्नमेंट है इसको एक तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं दिखाया है तिब्बत को लेकर के। इंडिया की अभी बस एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है, कोई लॉ नहीं है तिब्बत को लेकर के। और जो करंट पॉलिसी है वो करंट पॉलिसी यहां पर बात करें तो तिब्बत को लेकर के ऐसा कुछ हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है नहीं कि हम तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं ऐसा कुछ, या अगर तिब्बत में चाइना ने अपना वायलेंस दिखाने की कोशिश करी तो फिर इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ऐसा कोई हमारा स्टैंड अभी है नहीं, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे चाइना के साथ हमारे रिलेशन शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझ सकते हैं कि इट इज हाई टाइम नाउ दैट इंडिया शुड ऑल्सो अडॉप्ट अ मोर असर्टिव स्टैंड ऑन तिब्बत इश्यू इन डीलिंग विद चाइना। इंडिया को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए और उसके बदले अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ओर ध्यान देना चाहिए। तिब्बत में जो हो रहे वायलेंस हैं चाइना के, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि चाइना के ऊपर एक प्रेशर बने, ताकि वो हमारी जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्री को यहाँ पे रेस्पेक्ट करे। लेकिन इंडिया को इस पूरे सिचुएशन में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर तिब्बत की लीडरशिप तिब्बत के अंदर ढूंढी जाती है ना कि इंडिया के अंदर, तो फिर ऐसे में इंडिया इस सिचुएशन का भी स्पेशल तरीके से ख्याल रखे यहाँ पर, और उस कॉन्टेक्स्ट में ही अपनी कोई पॉलिसी फ्रेम करे इस कॉन्टेक्स्ट में। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि 14 दलाई लामा की डेथ के बाद यहाँ पे सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ती है, इंडिया का स्टैंड क्या रहने वाला है। बट अभी के लिए हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज हाई टाइम जहां पे इंडिया को तिब्बत को लेकर के कुछ असर्टिव पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि चाइना को हम इफेक्टिवली बैलेंस कर सकें। तिब्बत एग्जाइल गवर्नमेंट की तरफ अपना सपोर्ट में भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी बातों को हम लोग में भी ज्यादा मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और इस तरीके से हम चाइना को बैलेंस कर सकते हैं अगर चाइना का एग्रेसिव स्टैंड हमारे बॉर्डर के अराउंड इसी तरीके से बना रहेगा तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे थे इस पूरे टॉपिक को। आई गेस आपको ये टॉपिक सभी को समझ में आया, और अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।